हेलो। तो 10th क्लास के बच्चों, ये आपके आर्थिक विकास यानी कि इकोनॉमिक्स का बुक है, अर्थशास्त्र की बुक है और उसका ये चैप्टर नंबर 3 है। चैप्टर नंबर 3 का नाम है हिंदी में मुद्रा और साख। क्या नाम है हिंदी में? मुद्रा और साख। इंग्लिश में इसको बोलेंगे करेंसी एंड क्रेडिट। यानी कि करेंसी मतलब मुद्रा और क्रेडिट मतलब साख। अब सबसे पहले हम मुद्रा को समझेंगे, फिर साख को समझेंगे। मुद्रा कैसे आई, क्या पहले भी मुद्रा थी या नहीं, हमें ये भी जानेंगे। साख की परिभाषा देखेंगे कि साख क्या होती है और साख कितने प्रकार के होते हैं। मुद्रा लोगों के पास आती है तो कहां से आती है, मुद्रा किस किन बातों में यूज किए जाते हैं। साख साख अगर हम ऋण लेने की ताकत को कहते हैं, ऋण लेने की आपके पास क्रेडिट है कि नहीं, तो हम उस चीज को भी देखेंगे कि ऋण कहां कहां से प्राप्त होता है जरूरतमंद लोगों को। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मुद्रा। हाँ, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मुद्रा। मुद्रा क्या होता है? तो मुद्रा जो भी हो उससे पहले हमें देखना होगा कि मुद्रा का काम क्या है। मुद्रा का काम है वस्तु को खरीदना। मुद्रा के रूप में आपके पास क्या है? मुद्रा के रूप में आपके पास करेंसी होगा, सिक्के होंगे, है ना, नोट होगा, चेक बुक घर में होता है, चेक पर भरकर दे दो, साइन करके बैंक वाले व्यक्ति को पैसा दे देंगे जिसको आप देना चाहते हो। तो चेक भी है, एक ड्राफ्ट भी होता है, ये सब मुद्रा ही है। बस आप बच्चे लोग जो है वो क्या देखे होंगे? सिक्के और नोट। इसके अलावा अभी आप लोग चेक, ड्राफ्ट, इन सब का यूज नहीं किया है। वो भी एक मुद्रा का ही काम करता है। आपने अभी देखा क्या है? सिक्के और नोट। सिक्के नोट किस काम आता है? निश्चित तौर से वस्तु को खरीदने में। खरीदने और बेचने को क्या कहते हैं? विनिमय कहते हैं, एक्सचेंज कहते हैं। तो एक्सचेंज के काम ये आता है। सबसे पहले हम देखेंगे मुद्रा हमारे जीवन में किस काम आता है। कपड़े खरीदना है, चावल खरीदना है, घर के सामान खरीदना है। तो क्या मुद्रा के आने से पहले कैसे लोग ये सब सामान प्राप्त करते थे? क्योंकि एक वक्त होगा ना जब मुद्रा होगी ही नहीं, तो उस वक्त लोग किस तरीके से काम करते थे, उसको बोलते थे वस्तु विनिमय प्रणाली। इंग्लिश में एक्सचेंज सिस्टम था उस टाइम में। मतलब किसी को दूध की जरूरत थी तो दूध वाले ने दूध दिया चावल वाले को और चावल वाले ने उसे चावल दे दिया। और ये बात जरूर था कि हर वस्तु का अलग अलग मूल्य को आंका जाता था। अब दूध का मूल्य और चावल का मूल्य ये सेम नहीं था। हो सकता था कि एक लीटर दूध लेने के लिए हमें 4 किलो चावल देना पड़ता था। उसी तरीके से अगर मान लो कि किसी को 10 ग्राम ओनली सोना खरीदना था, और वो भी अनाज में, अगर सुनार अनाज लेगा, क्योंकि उस समय रुपए, पैसे या मुद्रा तो था ही नहीं, तब क्या करते? तब उसे क्या 10 ग्राम चावल में 10 ग्राम सोना दे देगा? नहीं, उसके लिए शायद उसे भर के 1 ट्रक देना पड़ेगा अनाज, तब जाकर 10 ग्राम सोना आएगा। क्योंकि 10 ग्राम सोने की कीमत कितनी? 10,000 रुपए है। 10,000 नहीं जी, अभी 70,000 रुपए है इसकी कीमत। तो 70,000 रुपए लग जाएंगे और 70,000 रुपए के बराबर चावल देना पड़ेगा। तो ये पहले था। आप समझ गए आप वस्तु विनिमय प्रणाली कि वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होता है? जूते वाला जूता देगा और दही वाला दही उसे दे देगा। इस तरीके से वस्तु को बदल लेते थे वस्तु को। अब प्रश्न उठता है, ये सिस्टम सही तो था, फिर मुद्रा क्यों लाया गया? क्योंकि वस्तु विनिमय प्रणाली में दोहरा प्रॉब्लम थी, डबल प्रॉब्लम थी, मतलब कोइंसिडेंटल प्रॉब्लम हो जाती थी इसमें। जैसे कि मान लो कि कहीं पे बाजार लगी है और किसी व्यक्ति को कपड़ा चाहिए, वो अपने घर पर अपने गाड़ी में अनाज भरकर बाजार तक ले गया।
गाड़ी वाले ने उससे 300 रुपीज भाड़ा ले लिया। जब वो बाजार में पहुंचा तब उसका गेहूं बिका नहीं और वो कपड़ा खरीद नहीं पाया, क्योंकि जो भी कपड़े वाले दुकान थे उनको गेहूं या अनाज नहीं चाहिए थी। ऐसे में उसको वापस लाना पड़ा अपने अनाज को। जब वो अपने अनाज को वापस लाया तब क्या पाया कि 300 रुपए फिर लाने के भी भाड़ा लग गया, तो यानी कि 600 के बराबर लग गया। अब रुपए तो थे नहीं कि वो गाड़ी वाले को 300 देता, फिर उसके अपने अनाज ही देना पड़ता था, तो ये डबल घाटा हो जाता था। इसी दोहरी समस्या से बचने के लिए मुद्रा को लाया गया। समझ गए आप लोग मुद्रा क्यों आया? क्योंकि वस्तु विनिमय प्रणाली में समस्या थी। उस समस्या को दूर करने के लिए क्या लाया गया? मुद्रा लाया गया। और मुद्रा, अब आपके पास कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बाजार जाओ, आप तो दही वाले हो, आप कोई ग्वाले हो, आप तो दही और दूध का काम करते हो, तो आप बाजार ले जाओगे दही दूध, और कपड़े वाले को दही दूध नहीं चाहिए है, उसको तो कोको कोला और फंटा चाहिए, तो आपके पास नहीं है तो वो नहीं आपसे नहीं लेगा, फिर तो वो ग्वाला कपड़ा नहीं खरीद पाएगा। नहीं, ग्वाला को मर्जी हो जहां दूध बेच ले, किस में? मुद्रा में बेच ले, करेंसी में बेच ले, और वो करेंसी लेकर बाजार आ जाए और वो कपड़ा खरीद ले। तो इस तरीके से करेंसी, मुद्रा ने डबल समस्या को दूर कर दिया और वस्तु विनिमय प्रणाली की जगह पर ये लाया गया। अब ये देखते हैं हम कि करेंसी होता क्या। मैंने बता दिया, क्वेश्चन आएगा व्हाट इज करेंसी, मुद्रा क्या है, तो आप लिखना मुद्रा धातु अथवा नोट, कागज के रूप में चुकाई जाने वाली एक माध्यम है। कॉइन्स मे बी पेपर्स आर द मीडियम टू पे बिल। बिल को पे करने का एक जरिया है, एक संसाधन है ये, इसे करेंसी कहते हैं। अब हमारे देश में तो कागज का ही चलता है, आप अमेरिका में जाओगे, किसी किसी देश में प्लास्टिक के करेंसी चलते हैं वहां, ताकि वो भींगेगा नहीं, खराब नहीं होगा, क्योंकि नोट देखते हो खराब हो जाता है। अब करेंसी को क्या कौन जारी करता है? तो याद रखना, रिजर्व बैंक इसको जारी करता है। कौन जारी करता है? रिजर्व बैंक जारी करता है। और वो रिजर्व बैंक ये देखता है कि रिजर्व बैंक की सारे करेंसी हमने जितने डाले हैं बाजार में, अर्थव्यवस्था में, वो वापस भी आना चाहिए। अब आगे है बैंकों में निक्षेप, हिंदी में है, इंग्लिश में कहते हैं बैंक डिपॉजिट्स। तो बैंक डिपॉजिट से क्या समझते हो? बैंक डिपॉजिट का मतलब होता है कि जितने भी व्यक्ति काम करते हैं अर्थव्यवस्था में, उन सबको वेतन या तनख्वाह मिलती है। तो मंथ के अंत में वो देखते हैं कि सारा खर्चा करने के बाद उनके वेतन अर्थात सैलरी में से कितना बच गया। वो बचा, जो बचता है वो अपने बैंक में वो रखाते हैं। इस तरीके से बैंक में एक्स्ट्रा मनी रखने को हम डिपॉजिट कहते हैं, जमा राशि कहते हैं। और आपने क्या किया? उसमें जाकर के जमा राशि रख दी अपनी। अब क्या हो गया? बैंकों के पास पैसा हो गया, बैंक तो कमाया नहीं था। अब बैंक ने जो आपने वहां जमा किया, तो बैंक आपको एक मामूली सी परसेंटेज भी देगा कि अगर हमारे यहाँ जमा करोगे तो मान लो आपका एसबी बैंक अकाउंट है तो आपको 3% बैंक से ब्याज मिल जाएगा। अब बैंक आपको 3% ब्याज कहां से देगी? उसको पैसा कहां से आया? वो क्या करेंगे कि आपके जो पैसे हैं जो उनके बैंक में आपने जमा किया वो उनका हो गया, वो फिर कर्जदार ढूंढेंगे, डेप्टर को ढूंढेंगे वो, और जाकर के वो जो जरूरतमंद डेप्टर लोग होंगे उन सबको वो पैसा दे देंगे। कितने? ज्यादा दर पर, रेट पर देंगे, यानी कि वो 14% पर देंगे या 9% पर देंगे या 8% पर देंगे। उसमें से 3% आपको दे देगा और 5% में बैंक अपने खर्चे को चलाएंगे, क्योंकि बिल्डिंग्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, बहुत सारे बैंक के अपने खर्चे भी हैं। बैंक के जब वो अपने खर्चे पूरे नहीं होते तो बैंक घाटा में जाता है और बैंक बर्बाद हो जाता है, बैंकरप्ट हो जाता है, यानी कि दिवालिया हो जाता है बैंक। तो बैंक आपसे पैसा लिया, उसको यूज करना पड़ेगा
और उससे जो उसकी कमाई होगी उससे उनका खर्चा, और आपको भी कुछ रेट देंगे। इसके समझ गया, बैंकों के निक्षेप और बैंक में जमा राशि, बैंक डिपॉजिट समझ गए, बैंक के पास कहां से पैसा आता है, किस तरह आता है और कैसे वो यूज करता है, और हम ही लोग हैं जो बैंक में पैसा थोड़े थोड़े करके जमा करते हैं। इसके अलावा करेंसी के बाद यहां आपको एक हेडिंग है चेक द्वारा भुगतान। हाँ जी, एक चेक कागज की बनी होती है, बैंक अकाउंट नंबर लिखे होते हैं, कॉलम होते हैं, कॉलम में आप पैसे भर दो, आप अकाउंट नंबर लिखकर साइन कर दो और आप अपने किसी भी साथी को दे दो, वो साथी वो चेक लेकर जाएगा और फिर बैंक उसे पैसे दे देंगे, या फिर उसी चेक से वो दूसरे व्यक्ति को देकर भी वो मार्केट में काम कर सकता है। तो चेक भी एक भुगतान का जरिया है। इसके अलावा ड्राफ्ट भी एक भुगतान करने की जरिया है। अब आगे बढ़ते हैं कि बैंकों की ऋण संबंधी गतिविधियां। ये बैंक जब पैसा आपका लेकर रखा, जमा किया, तो ये किस तरीके से अपने को चलाता है। तो जितना भी पैसा एक बैंक में है, मान लो यूनियन बैंक है, एक्सिस बैंक है, स्टेट बैंक है, तो इन बैंक के बहुत सारे ब्रांचेस हैं। तो किसी एक ब्रांच में जितना पैसा लोगों ने जमा कर रखा है, उस पैसे को वो ब्रांच उसे यूज करेगी। किसको? वो दूसरे ब्रांच को भी दे सकती है, हेड ब्रांच को देंगे, सबका पैसा मिलाकर वो इन्वेस्ट करेंगे कहीं पर, ताकि वो पैसे कमाएंगे। ठीक है। अब एक क्वेश्चन पूछेगा कि जितने भी ब्रांच होते हैं बैंक के, उस बैंक के अंदर में जितने भी लोगों ने अपनी जमा राशि जमा किया है, तो टोटल लोगों के जमा राशि का सिर्फ 15% ही बैंक अपने उस ब्रांच में रखती है। क्यों? ये क्वेश्चन पूछेगा कि एक बैंक की शाखा अपने ब्रांच में टोटल ग्राहकों के जमा राशि का 15% कैश ही क्यों रखता है? वो इसलिए कि एक दिन में 10 बजे से सुबह शुरू होता है, यही लिखना, क्योंकि एक दिन में 15% कैश ही गिन करके, चाहे इंसान गिने या मशीन, 15% कैश ही गिनकर ग्राहक को अदा किया जा सकता है। अगर एक ब्रांच के में जितने भी उसके कस्टमर है सब उठकर एक के दिन आ जाए कि हमारा पैसा सारा वापस दे दो, तो क्या बैंक उसे दे सकती है? नहीं। एक व्यक्ति को पहले वो लेगा, फिर वो उसको गिनेगा, फिर जो व्यक्ति को देगा ग्राहक को, मतलब आपको मुझको, वो भी एक बार गिनेंगे, तब ना क्लियर होगा। ऐसे होने में सिर्फ जितने भी ग्राहक आएंगे उनकी टोटल मनी का 15% ही ये ग्राहकों को दे पाएंगे। सबको चाहिए, एक साथ आ गए, 1300 कस्टमर थे उस बैंक के शाखा में, 1300 अकाउंट होल्डर आ गए, तो क्या होगा? सबको कहेंगे कि ठीक है भाई, सबको जरूरत है तो 1,000 ही दूंगा सबको, क्योंकि भाई इतना ही गिन सकता हूं सुबह 10 बजे से 5 बजे तक के बीच में, तो सबको चाहिए तो सबको देंगे थोड़े थोड़े। कहोगे पूरा खाली करके हर एक ग्राहक दे दो, ये तो संभव ही नहीं है एक दिन में। तो अब आप समझ गए 15% का क्या सिस्टम है। क्वेश्चन आएगा कि एक बैंक ब्रांच 15% ही अपने पास क्यों रखती है, बाद बाकी लोगों की जमा राशि उसने क्या किया, इन्वेस्ट कर रखा हो गया कुछ भी। दूसरे दिन फिर ग्राहक आएंगे तो फिर 15% रातों रात वो भर लेंगे कि कहीं फिर 15 कल आ गया उतने ही लोग, तो 15% रात को ही वो भर लेंगे। इतनी इनकी तेज सर्विस होती है। आगे बढ़ते हैं कि बैंक इसके बाद ऋण देना शुरू करती है। बैंक किसको ऋण देती है? तो बैंक उसको ऋण देते हैं जिसके पास साख होती है। तो अब हमें यह समझना है कि साख होती क्या है। साख होती है ऋण देने की क्षमता को, ठीक है, ऋण देने की क्षमता को या पाने की क्षमता को। अब एक बैंक के पास भी साख है कि नहीं, तब रिजर्व बैंक उसे ऋण देगा, क्योंकि बैंकों का बैंक रिजर्व बैंक होता है। तो स्टेट बैंक, यूनियन बैंक या इससे पहले कॉरपोरेशन बैंक था, उसकी साख घट गई ना। जब साख घट गई तो कॉरपोरेशन बैंक, विजया बैंक, ये सब बर्बाद हो गए। फिर सबको मिला करके एक यूनियन बैंक बनाया गया। सब के सब दिवालिया हो गए, क्यों? उनकी साख नहीं थी। उसी तरह कस्टमर की भी होती है साख। आपके पास साख है,
आजकल साख को ना सिविल सिविल बोला करते हैं कि आपके पास सिविल कितनी अच्छी है। तो अगर आपके पास साख है तो आप बैंक में जाओगे, आपको तुरंत क्या मिल जाएगा? ऋण मिल जाएगा। आपको क्या मिल जाएगा? ऋण मिल जाएगा और आप अपना काम कर सकते हो। तो साख क्या 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 होता है? साख का यहां लिखा है कि साख का मतलब किसी व्यक्ति, संस्था या देश की वह क्षमता या योग्यता जिसके आधार पर वह उधार ले सकता है। तो भारत भी उधार लेता है किससे? वर्ल्ड बैंक से। जो वर्ल्ड बैंक है, विश्व बैंक, उससे भारत उधार लेता है। सारे बैंक किससे उधार लेता है? रिजर्व बैंक से। और सारे दुकानदार और बिजनेसमैन किससे लेता है उधार? बैंक से। बैंक लेगा रिजर्व बैंक से और बिजनेसमैन लेगा बैंकों से। बिजनेसमैन रिजर्व बैंक से उधार नहीं ले सकता है, याद रखना। बिजनेसमैन नहीं ले सकता रिजर्व बैंक से, बैंक लेगा रिजर्व बैंक से और बैंक सब मिलकर के देंगे बिजनेसमैन को। लेकिन भारत को जरूरत पड़े तो उसे विश्व बैंक देंगे और विश्व बैंक या IMF देंगे, वो सब मिलकर के उनको देंगे। तो समझ गए साख क्या होता है? साख वह क्षमता होती है जिससे व्यक्ति, देश, संस्था ऋण को प्राप्त कर सकता है। अब साख के दो प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं? साख के दो प्रकार होते हैं, औपचारिक, अनौपचारिक, फॉर्मल, इनफॉर्मल। ठीक है। तो औपचारिक क्या होता है? औपचारिक का मतलब होता है अगर आप बैंक से लेते हो, सरकारी बैंक से लेते हो, किसी सोसाइटी से लेते हो, कमेटी से लेते हो, तो वो है औपचारिक, फॉर्मल, यानी किसी ऑफिशियल तरीके से लिया है आपने। दूसरा होता है अनौपचारिक, वो साहूकार और जमींदार लोग देते हैं, जो ऋण देने का काम करते हैं। अब औपचारिक और अनौपचारिक साख में आपको अंतर पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा, तब आप क्या जवाब दोगे? तब आप लिखना कि औपचारिक और अनौपचारिक साख में निम्नलिखित अंतर है। औपचारिक साख में ब्याज कम लगती है और अनौपचारिक में ब्याज ज्यादा लगती है। औपचारिक किसी बैंक, संस्था, सोसाइटी से ली जाती है और अनौपचारिक में लिखना कि इसमें ऋण जो है वो जमींदार या साहूकार से लेना पड़ता है। अब कितना अंतर होता है बता दूं? अगर आप किसी बैंक से, औपचारिक स्रोत से अगर ऋण लेते हो तो आपको 8.5, 8.5 या 9% लगेगा। हाँ, और अगर किसी साहूकार से लेते हो तो उससे में आपको 5% मंथली लगता है और 9% जो मैं अभी बोला वो ईयरली है। किसी भी बैंक से, सोसाइटी से लोगे तो उनका जो ब्याज होता है वो मंथली नहीं होता और जमींदार और साहूकार की मंथली होता है। तो बताओ, ये मंथली अगर 5% लिया साहूकार ने तो सालाना कितना हो गया? 60% हो गया। और 5% से तो कोई कम मैंने देखा नहीं है बाजार में, इतना ही लोग लेते हैं। तो समझ गए, औपचारिक और अनौपचारिक में अगर एक बार फंस गए कर्ज में तो आप फिर उसमें से निकलना मुश्किल हो जाएगा। अब चलो आगे बढ़ते हैं। तो देख लिया साख के दो विभिन्न स्थितियां और साख की दो विभिन्न प्रकार। अब देखते हैं साख की दो विभिन्न स्थितियां, यानी कि लोग कर्ज ऋण लेते हैं तो कब लेते हैं, उसको बोलते हैं यहां स्थितियां। कौन से सिचुएशन में लोग क्रेडिट करने जाते हैं, जाकर के वो ऋण लेने जाते हैं। तो थोड़ा आपको पता है कि आपको कुछ सिखाया नहीं जाएगा, आपको एक दो कहानी बताई जाएगी, आपको उससे अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। क्योंकि आपको जो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन अब आ रहे हैं उसका जवाब हम लोग आपको थोड़ी ना पढ़ा के देंगे, हम आपको विभिन्न तरह की बातों को समझने का देंगे। यहाँ देखो, यहाँ पर एक सलीम है, सलीम को जूता बनाता है, वो त्योहार का मौसम आ गया है, इसीलिए लगभग 3000 जोड़ी जूते का उसके पास डिमांड आ गया है। इसके लिए वो चमड़ा खरीदेगा तो उसके पास पैसा इतना नहीं है, इसलिए वो बैंकों से जाकर के ऋण लेता है और ऋण लेकर के फिर चमड़े खरीद करके और जूते बनाकर बेचता है और वो फिर ऋण बैंक को लौटा देता है। और ऐसा हर त्योहार में सलीम करता है।
यानी कि बैंक से लिया है इसने, बहुत ठीक है। दूसरा, स्वप्ना की समस्या देखो। स्वप्ना है, एक छोटी किसान है, 3 एकड़ में वो मूंगफली उगाना चाहती है। उसमें कीटनाशक दवा, बीज, अन्य सिंचाई के खर्चे, इरिगेशन, सारे खर्चे मिलाकर के देखा गया, कीटनाशक दवाइयां भी लगेंगे, तो उसको लगभग 3,000 रुपए की जरूरत है। और वो 3,000 रुपए किसी न किसी साहूकार से लेता है, या फिर जो इसका मूंगफली खरीदता है, जो थोक विक्रेता वाले जो बिजनेसमैन हैं, या फिर उनसे लेता है, या तो जमींदार गांव का या साहूकार होगा। लेकिन जो इनका मूंगफली घर में तो नहीं रखेंगे, उपजने के बाद मूंगफली उपजता है और फिर वहां थोक में खरीदने वाले ठेकेदार आ जाते हैं, वो उनका खरीदकर बाजार में और शहर में जाकर उसको स्टोर कर लेते हैं, तो उनसे भी वो कर्जा ले लेते हैं। तो अगर स्वप्ना उससे कर्जा लेती है तो 5% के दर पर कर्जा देता है, ऊपर से कहता है माल तुम्हें मुझे ही बेचना पड़ेगा, ये बोल करके वो कर्जा देता है। जिससे कर्जा लिया था वो जब उसका सामान खरीदा तो उसने 2,000 रुपए क्विंटल दिया, जबकि उसी सामान को स्वप्ना अगर बाजार के किसी और दुकान पर बेचती जिससे उसने कर्जा नहीं ली थी, किसी या खेत में ही बेचती, तो किसी और ठेकेदार को बेचती, तो उसको वो 2,500 रुपए क्विंटल देता। इसने कर्जा लिया था, उसने उस पर में ब्याज अलग लिया, इससे सस्ते में भी खरीद लिया, और स्वप्ना को जितना आमदनी होती है उससे घर चलना फिर मुश्किल हो जाता है। यानी कि ऋण पर अगर ज़्यादा ब्याज लगे तो फिर इंसान या कोई भी व्यक्ति ऊपर नहीं उठ पाएगा, और इसीलिए हमें कभी भी अनौपचारिक तरीके से ऋण नहीं लेना चाहिए। आप औपचारिक तरीके से लो, फॉर्मल लो, किसी न किसी बैंक से लो, वहाँ का जो ब्याज देखोगे वो सालाना होता है, 10% ले ले, 12% ले ले, तो भी वो साल का हुआ, और वो इंस्टॉलमेंट में उसे चुकाते रहने को कहते हैं। और यहाँ पर ब्याज आप जमींदार, साहूकार या बिजनेसमैन को देते जाओगे और आपका मूलधन तो बचा ही रहेगा देने के लिए। अब लोग किस किस कारण से ऋण लेते हैं? डेफिनेटली ऋण लेते हैं वो आवास के लिए, घर के लिए भी लोग ऋण लेते हैं, खेती करने के लिए तो बताया ही। सलीम अपने जूते की कंपनी को या जूते ज़्यादा बनाना चाहता है तो वो बिजनेसमैन हो गया, तो वो बिजनेस भी चलाने के लिए ऋण लेता है। ऋण की शर्तें देखो, जब हमें ऋण मिलता है तो ऋण की कुछ शर्तें, कंडीशंस होती हैं। बैंक जो है वो आपको तुरंत नहीं दे देगा। क्वेश्चन ये उठता है कि जब बैंक इतने सस्ते में देने को तैयार है ऋण, तो लोग फिर साहूकार या जमींदार के चंगुल में कैसे फंस गए? क्योंकि बैंक जब देते हैं कर्ज तो उनकी कुछ शर्तें होती है, और वो शर्तें 15 दिन तक में पूरा हो सकता है, 10 दिन तक में पूरा हो सकता है। वो कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे, फिर उस डॉक्यूमेंट्स की वेरीफाई करते हैं वो, उसके बाद वो देते हैं ऋण। इन प्रोसीजर में 2 दिन, 4 दिन, 8, 10 दिन, 15 दिन तक का वक्त लग सकता है। आपके घर पे आकर इंस्पेक्शन भी करेंगे कि ये घर वाले यहाँ रहते हैं कि नहीं, तब मिलेगा। और मान लो कि किसी का पुत्र बीमार हो या किसी का पुत्री बीमार हो, अभी उसे तुरंत पैसे की जरूरत है, तो क्या बैंक देगा? यही वजह है कि लोग साहूकार और जमींदार के चंगुल में फंस जाते हैं। साहूकार जमींदार से मैंने बात की कि आप लोग इतना क्यों लेते हो लोगों को लूटना? कहते हैं जी आप नहीं समझते हो, हम जरूरत पूरा भी कर दिए और ऊपर से आपको लगता है कि 5% मंथली यानी कि 60% के रेट से तो मैंने बहुत कमाया होगा। हमने कुछ नहीं कमाया जी। हमारा पैसा जब कभी कभी डूब जाता है पूरा का पूरा, अगर वो व्यक्ति मर गया तो क्या हम उससे पैसा वापस ले पाते हैं? किसी को 40,000 दिया और वो मर गया, आया ही नहीं 40,000। अब जो फिर किसी को 40,000 दिया है उसमें हमें 5% कमाना पड़ेगा। तो कहीं कहीं पर वो सही भी नजर आते हैं कि वो जरूरतमंद को आधी रात में, अब साहूकार जमींदार अगर 60% सालाना वार्षिक लेता है ब्याज, तो देखो वो आधी रात में भी कर्ज तुरंत देता है, और वो पैसा लेकर आप अपने संतान को लेकर हॉस्पिटल भाग सकते हो या कोई जरूरत पूरा कर सकते हो। लेकिन फिर भी
अब जो है ना ले आप लोग जमींदार साहूकार से। अब तो बैंक जो है 2 मिनट 10 मिनट 20 मिनट में लोन पास कर दे रहे हैं, क्योंकि डिजिटल जमाना है। आधे घंटे में लोन पास हो रहा है, 2 घंटे में लोन पास हो रहा है। आप मोबाइल पे ही सब कुछ भर दो और आपको लोन भी आ गया। ये सब आपको आप फायदा है। तो कभी भी अनौपचारिक में मत फंसना, औपचारिक ऋण लें। ऋण की शर्तें हैं, जरूर पूरी करें। अगर बैंक ने दिया है तो इंस्टॉलमेंट बना देगा, भाई आपको हर 3 महीने पर देना है, ये सब। इसको भी आप एक उदाहरण से समझ सकते हो। श्यामल है। श्यामल कौन है? एक व्यक्ति है जो अपने 1.5 एकड़ जमीन पर में फसल उगाएगा। उसके लिए वो अपने गांव के महाजन, जमींदार या साहूकार से 5% के रेट पर में कर्जा लिया है, जो कि वार्षिक जोड़ा जाए तो 60% हो जाता है। श्यामल गांव के एक कृषि व्यापारी से जाकर 3% पर ले लेता है, तो फिर 5% से बच गया। तो 3% पर वो व्यापारी इस बात पर देता है कि तुम्हारा जो भी उपज होगा वो उपज मुझे बेचना पड़ेगा, क्योंकि वो जो अनाज वो उपजाना चाहता है वो व्यापारी हर साल खरीदता है। तो वो व्यापारी खरीदकर ट्रक में भरकर शहर ले जाता है, किसानों से खरीदकर उसी को बेचना पड़ेगा। अब वो व्यापारी बताओ उससे सही रेट पर लेगा, खरीदेगा या कम रेट पर? उसने पहले ही शर्त कर ली, मैं तो 3% पे दूंगा भाई, लेकिन तुम अनाज मुझे ही बेचोगे, किसी और को नहीं बेच सकते। ठीक है। जब वो बेचने आया तो बाजार भाव, मैंने बताया था ना स्वप्ना में, बाजार भाव क्या था? 3000 यहां पर में, और श्यामल को 2000 दिया। 1000 सीधे खा गया। यानी कि 3% ब्याज देकर जो इसने कम रेट दिया उसको अगर जोड़ा जाए तो वो तो 6% बन जाता है। क्या बन जाता है? यानी कि वो तो 72% ले लिया। वो 3% मासिक लिया था, मंथली लिया था। वहीं पर अरुण है, वो एक किसान मजदूर है। वो अपने 7 एकड़ पर फसल उगाना चाहता है, सोनपुर में रहता है। वो एक बैंक से 8.5% पर में ब्याज लेता है, और फिर वो अपने 7 एकड़ खेत में खेती भी करता है, अनाज भी उपजाता है, गेहूं चावल, और उसके अलावा आलू भी आधे में या 1 एकड़ में उगाता है, जिससे उसे बहुत अच्छी इनकम होती है। और फिर बैंक जो उसे हर महीने मंथली इंस्टॉलमेंट करता है वो भी वो दे आता है उसको, या 3 महीने पर बनाया था उसने इंस्टॉलमेंट, वो भी दे आता है और ऋण चुका देता है। और बैंक से अब उसे ऋण जल्दी जल्दी मिल जाता है। और अब तो आप लोगों को बहुत फायदा है। क्या फायदा है? आधे घंटे में लोन पास हो जाता है। वहीं पर रमा है। रमा निकट के खेत में एक कृषि मजदूर है। कृषि मजदूर के रूप में वो काम करता है। रमा को एक बार उसे ऋण लेना पड़ जाता है, क्योंकि अचानक वो बीमार पड़ गया था। और बीमार पड़ने के साथ साथ परिवार में कोई किसी की शादी ब्याह थी, तो उस समारोह में शामिल होना था। रिश्तेदार में लोग होते हैं ना शामिल, तो उसके लिए भी उसको कर्जा लेना पड़ गया। टोटल 5000 का उसे कर्जा हो गया। कुछ दिन बीमार रहा, तो मजदूर था, काम करने जा नहीं पाया रमा, और इस वजह से तो वो 5000 रुपए उसने गांव के ही, सोनपुर गांव के ही एक भूस्वामी से लिया था, मतलब बड़े किसान से, और उस पर उसे ब्याज देना पड़ता है। लेकिन भूस्वामी से उसका व्यवहार अच्छा रहता है, इसीलिए वो कम परसेंट लेता है, लेकिन फिर भी 5% के बराबर तो वो ले ही लेता है। इसके अलावा सहकारी समितियां हैं। अगर आपको बैंक नहीं है तो सहकारी समितियां हैं, सोसाइटी हैं। सहकारी समिति मतलब कोऑपरेटिव कमेटी सब हैं। कोऑपरेटिव कमेटी से आप जाकर के ले सकते हो। क्या ले सकते हो? ऋण ले सकते हो। वहां भी आपको कम में मिलेगा। अब एक नजर यहां दौड़ाना, आपके पास इस बुक में क्या है, एक दे रखा है आपको पाई चार्ट। पाई चार्ट में देखो कि देखना है आपको कि लोग कहां से कितने परसेंट लेता है ऋण। अब व्यापारी से 3%, साहूकार से 30% लोग आज भी ऋण ब्याज लेते हैं। व्यावसायिक बैंक, जितने बैंक से उनसे 25% लोग अब लेते हैं।
और सहकारी समितियां, ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटी सब कमिटी सब बना हुआ है, उनसे लोग 27% लेते हैं। 7% रिश्तेदार, 7% रिश्तेदार और अन्य लोगों, तो 7% लोग ऋण जो लेते हैं वो रिश्तेदार से लेते हैं और दोस्तों से लेते हैं। 3% व्यापारी से लेते हैं। तो यहाँ पाई चार्ट में आप लोग स्टडी कर लेना कि लोग कहाँ कहाँ से लेते हैं। आप देखोगे पाई चार्ट में कि आज भी सबसे ज़्यादा 30% साहूकार से लेते हैं लोग, यानी कि साहूकार जमींदार जो गांव में होते हैं, भूस्वामी, वो सब पैसा देने का काम करते हैं। 5% मासिक पर लेके, कोई कोई तो ज़्यादा भी ले सकता है, 10% भी, ये तो बहुत गलत हो गया। इसके अलावा अब देखते हैं कि जो गरीब लोग हैं, निर्धन लोग हैं, वो बैंक से औपचारिक और जमींदार से अनौपचारिक, इन दोनों स्रोतों से ऋण ना लेकर ये कोई एक नया स्रोत भी और बना लिए हैं, और वो है निर्धन के यानी कि गरीब लोगों के SHG ग्रुप। क्या है वो? SHG ग्रुप कहते हैं हम उसको। SHG ग्रुप मतलब स्वयं सहायता समूह, ये कहते हैं हम हिंदी में। इसमें क्या होता है कि लोग अपनी कॉलोनी में, गांव में या दोस्तों में 15-20 लोग मिलकर के एक SHG ग्रुप बना लेते हैं। 20 लोग हो गए, उससे SHG ग्रुप हो गया। अब वो लोग सोचते हैं, इसकी देखना, इसको आप अपने अगल बगल में आप लोगों ने ना कमिटी नाम सुना होगा। कमिटी कहते हैं लोग, कमिटी खोल लो, सोसाइटी खोल लो। तो यहाँ पर कमिटी सोसाइटी में तो 400, 500, 600 लोगों की एक ग्रुप होती है, लेकिन SHG जो ग्रुप है वो 15-20 लोगों का ही ग्रुप होता है। उसको बोलते हैं आपके कॉलोनी सब में अगल बगल में कमिटी, और जिसमें 400-600 मेंबर होते हैं वो बोलते हैं सोसाइटी। और बहुत सारे लोग अगल बगल में देखोगे इस सब में खोलते हैं अपना। लेकिन कमेटी जो होता है वो 15-20 लोगों तक का होता है। उसमें सब अपनी अपनी जो बचत होती है, यानी कि 5,000, 4,000, उनको बांध दिया जाता है कि हर एक मेंबर महीने में 5,000 रुपए लाएंगे, और उस 5,000 रुपए को हम 20 लोगों में जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत होगी हम उसको वो पैसा दे देंगे। तो 20 लोग मिलकर देंगे, 1 लाख रुपए हो गया हर महीने। वो 1 लाख रुपए 20 में से किसी एक मेंबर को दे दिया। अगर किसी को जरूरत नहीं है तो फिर पर्ची निकाल लो, सबके नाम की पर्ची डाल दो और फिर उसमें से निकाल लो। तो जरूरतमंद की पूरी हो गई ना। अब लिख दोगे आप लोग, अगर पूछेगा स्वयं सहायता समूह से क्या समझते हैं या SHG ग्रुप से क्या समझते हैं, तो लिख दोगे आप लोग आंसर कि यह 15-20 लोगों का समूह होता है जो एक निश्चित अपनी बचत की राशि हर एक महीने लाते हैं, और फिर उसी जरूरत अपनी ही 15-20 लोगों के ग्रुप में से किसी एक सदस्य की जरूरत के लिए पूरा दे देते हैं। अगर किसी को जरूरत नहीं है तो फिर वो लॉटरी सिस्टम से 20 में से कि जिसका नाम आएगा एक पर्ची निकाल के लॉटरी सिस्टम से फिर उस व्यक्ति को वो दे देते हैं। फिर आगे 19 महीने तक उस व्यक्ति को नहीं दिया जाएगा, सबको एक एक बार ही मिलेगा। तो ये भी ठीक है, लोग खोल के रखते हैं कमेटी। उसमें आप 100 रुपए की भी कमेटी खोल सकते हो, 20 लोग मिलकर, तो 2,000 रुपए हर महीने आएगा। समझ चुके अच्छे तरीके से। अब हम बढ़ेंगे कहां, देखते हैं एक उदाहरण। बांग्लादेश ने ऐसे ही एक काम किया था, एक छोटी मोटी कमेटी सोसाइटी जैसे मोहम्मद यूनिस ने इसको खोला था। वो नोबेल प्राइज विजेता है, और मतलब लोगों से वो 1-1 रुपए मांगता था। 1-1 रुपए मांग करके उसने बांग्लादेश ग्रामीण बैंक बनाया। आज इस बैंक के पास 60 लाख कर्जदार हैं, यानी कि 60 लाख ग्राहक हैं इनके पास। 1-1 रुपए लोगों को कहा मोहम्मद यूनिस ने, ग्रामीण बैंक में तुम जमा करो, हर एक किसान हर महीने 1 रुपए सिर्फ जमा करो। लाखों लोग जमा होने लगे, अकेले बैंक में लाखों रुपए आने लगा। उस रुपए को मोहम्मद यूनिस खान ने लगा दिया, इन्वेस्टमेंट कर दिया शेयर मार्केट सब में, जहां भी, और फिर लोगों को अच्छा रिटर्न भी दिया, और ग्रामीण बैंक बहुत अच्छा चल रहा है।
इस मतलब ये हो नहीं सकता था जो मोहम्मद यूनुस ने करके दिखाया, इसी वजह से उनको नोबेल प्राइज मिला। जानते हो अभी बांग्लादेश में थोड़ी स्थिति बहुत ही खराब हो गई है, वहाँ पर रूढ़िवादी और कंजर्वेटिव लोगों की आ गई है सरकार, और इतने अच्छे इंसान मोहम्मद यूनुस खान वहाँ का भी प्राइम मिनिस्टर बने, लेकिन ये कुछ अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, वहाँ पर सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं। लेकिन मोहम्मद यूनुस को नोबेल प्राइज मिला 2006 में, क्योंकि ये जो बैंक में इन्होंने करके दिखाया, ये किसी अर्थशास्त्री को समझ में ही नहीं आ रहा था कि सिर्फ 1-1 रुपए मांग करके इसने 1 करोड़ लोग इसमें 1-1 रुपए हर महीने देने लगे। बताओ, तो 1 करोड़ लोग अगर 1-1 रुपए इनके बैंक में हर महीने दिया तो बैंक के पास कितना आया? 1 करोड़। उसने एक साथ कहीं पर लगाया पैसा, बैंक को भारी मुनाफा हुआ, फिर उसको भी दिया, उसको भी दिया। तो समझ गए आप लोग इस चैप्टर को? यही था इस अध्याय में आपने क्या पढ़ा? मुद्रा को और साख को। मुद्रा को कैसे लाया जाता है, क्यों आया, किस तरह यूज किया जाता है, सब पढ़ा। साख मतलब कर्ज लेने की क्षमता को हम साख कहते हैं। अगर आपके पास क्षमता है कर्ज लेने की, साख है, तो बैंक में जाओ, मिल जाएगा। अगर आपकी साख खराब हो गया हो तो नहीं मिलेगा, आपकी सिविल खराब होगी। CIBIL कहते हैं इसमें। ये क्रेडिट इंडिया बिल लिमिटेड इसका फुल फॉर्म है, शायद मुझे पूरा याद नहीं है। तो ये सिविल खराब हो जाएगा, साख है तो मिल जाएगा। अब आप लोगों को क्या करना है? सारे क्वेश्चन आंसर लर्न करने हैं, ठीक है, याद करने हैं, क्वेश्चन आंसर कर लेना है। एक्सरसाइज का तो आपको करना ही करना है, ठीक है। और एक्सरसाइज के अलावा बीच से भी आप क्वेश्चन निकालना, जैसे SHG ग्रुप क्या है ये निकाल लेना। इसके अलावा आप निकालना बैंक से ऋण कैसे प्राप्त करते हैं, साख के कितने हैं, तो क्या कहते हैं, सॉरी, ऋण लेने के कितने स्रोत हैं, तो औपचारिक स्रोत और अनौपचारिक स्रोत, ठीक है। और भी थोड़े क्वेश्चन हम आप लोगों को भी और लिखवा देंगे ऑफलाइन में अलग से। बीच से आप लोग क्वेश्चन 40-50 निकालें तो अपने आप देखोगे सब कुछ क्लियर हो गया, ठीक है। और ऑनलाइन के बच्चों को अगर ये अच्छा लगे तो आप लोग जरूर कमेंट करना और सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू।